हेलो एवरीवन, मेरा नाम राघवेंद्र सिंह है। बच्चों, मैं पढ़ाने आया हूं चैप्टर जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, और इस चैप्टर का मैं पढ़ाऊंगा फोर्थ एंड लास्ट टॉपिक जिसका नाम है सम इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड, जिसमें हम इथेनॉल के बारे में और इथेनोइक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। और इसके पहले के जो टॉपिक हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये 3 टॉपिक हमने इस चैप्टर में पढ़ लिया है पूरी तरीके से, और अब हम इस फोर्थ टॉपिक को पढ़ेंगे और इसको पढ़ने के बाद हमारा ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो बढ़ा जाए आगे, चलिए पढ़ने की कोशिश करते हैं कार्बन के 2 कंपाउंड्स इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड के बारे में, और उनके बारे में हम रिएक्शन, उनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम पता करेंगे। चलिए तो आगे चलते हैं। और सबसे पहले हमको ये जानना है कि जो कार्बन का कंपाउंड है इथेनॉल और इथेनोइक एसिड, ठीक है, ये कार्बन का कंपाउंड क्यों है, तो ये कैसे पता चला कि कार्बन का कंपाउंड है, इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो सबसे पहले हम इथेनॉल का फॉर्मूला देखते हैं। तो इथेनॉल के फॉर्मूले में ये हमने पहले भी पढ़ा है नॉमेनक्लेचर में कि यहां एथ ये बता रहा है कि कितने कार्बन है 2, और ऑल ये बता रहा है कि इस 2 कार्बन में फंक्शनल ग्रुप कौन सा जुड़ा है, OH यानी अल्कोहल। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा CH3CH2OH। तो किसमें कार्बन आपको नहीं नजर आ रहा, तो ये कार्बन का कंपाउंड नहीं है इथेनॉल। जी हाँ, कार्बन का कंपाउंड है इथेनॉल, ठीक है। इथेनोइक एसिड के बारे में बात करें तो इथेनोइक एसिड में भी कितने कार्बन होंगे, 2। और अंतर यह है इथेनॉल के कंपैरिजन में कि इथेनॉल में फंक्शनल ग्रुप कौन था, अल्कोहल था, लेकिन इथेनोइक एसिड में फंक्शनल ग्रुप कौन होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH3COOH। तो ये भी तो कार्बन का कंपाउंड है और इथेनॉल भी कार्बन का कंपाउंड है, और इन्हीं दोनों कार्बन के कंपाउंड्स को हमको पढ़ना है, क्योंकि हमारे डेली लाइफ में ये 2 कार्बन के कंपाउंड्स बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम इथेनॉल के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, और फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे इथेनोइक एसिड के बारे में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो हम शुरू कर रहे हैं इथेनॉल से। तो इथेनॉल का फॉर्मूला तो आपको पता चल ही गया है ना, फॉर्मूला क्या था, CH3CH2OH। तो इसको मैं चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, कितने कार्बन, 2 कार्बन, कितने हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5, ऐसे लिखूं तो C2H5, और ये फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल, तो ये OH, तो बन गया क्या, C2H5OH। तो चाहे CH3CH2OH कहो, चाहे C2H5OH कहो, दोनों हो गया फॉर्मूला किसका, इथेनॉल का। और अगर आपसे कोई पूछे कि इथेनॉल रूम टेम्परेचर पे किस स्टेट में पाया जाता है, स्टेट यानी अवस्था, तो अवस्थाएं मुख्य रूप से वैसे तो 5 होती हैं, लेकिन आमतौर पे हम 3 पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो इथेनॉल अगर रूम टेम्परेचर पे पूछा जाए तो किस अवस्था में, किस स्टेट में पाया जाता है, लिक्विड में पाया जाता है। जी हाँ। अब जरा इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट देख लेते हैं, है ना। तो मेल्टिंग पॉइंट है 156 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट है 351 केल्विन। तो इसको अगर सेल्सियस में बदलोगे तो कैसे बदलोगे, 273 माइनस कर दो, है ना। तो माइनस करोगे, आपको मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किस में आ जाएगा, इथेनॉल का सेल्सियस डिग्री में आ जाएगा, है ना। और ये साफ साफ बता रहा है कि ये जो बॉइलिंग, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है काफी कम है ना। तो काफी कम होने की वजह से ये लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। चलिए और जानकारी देखते हैं। और जितने भी अल्कोहलिक पदार्थ हैं, तो अल्कोहल जो होता है, आखिर वो अल्कोहल क्या, इथेनॉल को ही अल्कोहल कहा जाता है। अल्कोहल कोई नया कंपाउंड नहीं है कार्बन का, इथेनॉल को ही हम अल्कोहल कहते हैं। और जितने भी अल्कोहलिक पेय पदार्थ हैं, अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं, चाहे वाइन हो, विस्की हो, बियर हो, रम हो, सभी अल्कोहलिक जो पेय ड्रिंक्स होती हैं, अल्कोहलिक बेवरेजेस होते हैं, उनका मेन कंपोनेंट कौन है, इथेनॉल। तो इथेनॉल और अल्कोहल में कोई अंतर नहीं है, एक ही चीज के 2 नाम है ना। जैसे हाथी और एलिफेंट, है ना, जानवर एक नाम 2, उसी तरह कंपाउंड एक लेकिन नाम 2, एक अल्कोहल और दूसरा नाम इथेनॉल। केमिस्ट्री में हम इसको ज्यादातर इथेनॉल कहते हैं और आम जीवन में हम इसको अल्कोहल कहते हैं। और जितने भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स आप देख पा रहे हो, जिसके वजह से शराबी बदनाम है, वो सभी ड्रिंक्स में अल्कोहल ही पाया जाता है। समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब बच्चों
ऐसा नहीं है कि इथेनॉल यानी कि अल्कोहल से सिर्फ अल्कोहलिक बेवरेजेस ही बनाए जाते हैं, और भी बहुत सारे चीजों में इथेनॉल का यूज किया जाता है। जैसे चोट लग जाने के बाद आपने देखा होगा, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या करता है, टिंचर आयोडीन, जी हाँ, क्या कहा जाता है, टिंचर आयोडीन चोट के निशान पे लगाता है और फिर मलहम पट्टी करता है ना, और अगर गहरा कट गया है तो सिलता है। तो ये जो केमिकल है टिंचर आयोडीन, इस टिंचर आयोडीन में सॉल्वेंट की तरह कौन यूज हो रहा है, अल्कोहल यूज हो रहा है, क्योंकि अल्कोहल बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट होता है, यानी इथेनॉल बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट होता है, और इसीलिए इसका यूज किया जाता है टिंचर आयोडीन बनाने में, कफ सिरप बनाने में, है ना, और बहुत सारे दूसरे टॉनिक्स बनाने में। जी हाँ, कफ सिरप पीने पर नींद आती है ना, आपने देखा होगा अक्सर हमको सर्दी जुकाम हो जाता है, खांसी बहुत आती है, तो डॉक्टर क्या लिखता है, डॉक्टर कफ सिरप लिखता है ना। कुछ कफ सिरप ऐसे होते हैं जिसमें इथेनॉल की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है, और वो कफ सिरप ज्यादा पीने पर क्या होती है, सुस्ती, नींद आती है। अब आपको समझ में आ गया कि वो कफ सिरप पीने पे नींद क्यों आ रही है, क्योंकि उस कफ सिरप का जो सॉल्वेंट है वो कौन है, इथेनॉल, और इथेनॉल के वजह से थोड़ी सुस्ती, थोड़ी ड्राउजीनेस आएगी कि नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी, है ना। उसके पीछे कारण अब आपको पता चल गया। और ऐसे बहुत सारे लीवर टॉनिक भी आते हैं, ब्लड के टॉनिक आते हैं, जिसमें इथेनॉल का यूज किया जाता है उसको बनाने में। तो अल्कोहलिक बनाने में तो यूज हो ही रहा है, अल्कोहलिक ड्रिंक्स में तो इथेनॉल है ही, साथ ही साथ कफ सिरप हो गया, टॉनिक हो गया, टिंचर आयोडीन हो गया, इन सभी में भी सॉल्वेंट की तरह किसका इस्तेमाल हो रहा है, इथेनॉल का इस्तेमाल हो रहा है। यानी अगर इथेनॉल नहीं होगा तो हम एक कंपोनेंट यानी ये सब्सटेंस नहीं बना पाएंगे, है ना। चलिए, तो एक बात आपको ये पता चल गई इथेनॉल की खासियत कि ये गुड सॉल्वेंट होता है ना। जैसे पानी में चीनी अच्छे से घुल जाता है तो पानी क्या हो गया, सॉल्वेंट, उसी तरह इथेनॉल भी अच्छा सॉल्वेंट होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इथेनॉल यानी अल्कोहल पीना समाज में बुरा माना जाता है, लेकिन फिर भी लोग पीते हैं, है कि नहीं। और इस समस्या को कहा जाता है ड्रंकनेस। जी हाँ, शराबी आदमी जो शराब यानी अल्कोहल पीता है, यानी इथेनॉल पीता है, ठीक है, इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, ड्रंकनेस कहा जाता है ना। अब जो भी वाइन या विस्की या बियर, जो भी अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं, आखिर इनमें अंतर क्या है, इनमें अंतर होता है अल्कोहल के परसेंटेज का। अगर बियर की बात करें तो वहां अल्कोहलिक परसेंटेज कम होता है, और अगर विस्की की बात करें जैसे कि, तो वहां अल्कोहलिक परसेंटेज ज्यादा होता है। यानी कि ये इथेनॉल यानी अल्कोहल अलग अलग प्रोपोर्शन में वाटर में सॉल्युबल है। ठीक है, ज्यादा मिला दो पानी में तो भी सॉल्युबल है, कम मिलाओ तो भी सॉल्युबल है कि नहीं। तो वही लिखा है कि इथेनॉल इज सॉल्युबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस। ठीक है, और इसीलिए हम इसका क्या करते हैं, इसका जो लोग इथेनॉल कंज्यूम कर रहे हैं वो इसको कंज्यूम करते हैं, जबकि ये प्रैक्टिस क्या है, कंडेम्ड है। कंडेम्ड मतलब इसको बुरा माना जाता है, लेकिन फिर भी ये प्रैक्टिस चलन में है, और सरकार को इससे फायदा भी होता है, क्योंकि शराब बिक्री पर क्या होता है, सरकार टैक्स लगाती है, और उस टैक्स के पैसे से सरकारी खजाना भरता है, जिससे सड़क और बाकी सुविधाएं देने में इस्तेमाल होता है। तो कहने का मतलब गवर्नमेंट के बजट में बहुत अहम रोल है किसका, अल्कोहल का, है कि नहीं। तो ये हमको ध्यान रखना है, लेकिन हमको इसके इल इफेक्ट, साइड इफेक्ट भी ध्यान रखने हैं। जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए ज्यादा क्वांटिटी में इथेनॉल यानी अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, उनका लीवर डैमेज हो जाता है, किडनी डैमेज हो जाता है ना। तो ये सब अल्कोहल कंज्यूम करना लीथल भी हो सकता है, क्योंकि डेथ भी हो सकती है। डेथ होना ही क्या कहा गया है, लीथल डेथ होना है अल्कोहल के कंज्यूम करने से, इसीलिए ये लीथल है ना। और लॉन्ग टर्म बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, डायबिटीज भी हो जाता है लोगों को। तो हेल्थ हैजार्ड जरूर है अगर हम इसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है समाज में इस प्रैक्टिस को कंडेम्ड करना चाहिए। ठीक है, चला जाए, आगे चलते हैं। अब हम इसके इथेनॉल के रिएक्शन पे चर्चा करते हैं कि इथेनॉल कुछ स्पेशल तरीके का रिएक्शन दिखाता है। जी हाँ, तो आइए उन्हीं रिएक्शन पे हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं कि इथेनॉल का रिएक्शन किस मेटल के साथ, सोडियम के साथ। तो पता करने की कोशिश करते हैं कि अगर इथेनॉल का सोडियम मेटल से रिएक्शन होगा तो क्या होता है। तो चलिए, मेरे सामने एक रिएक्शन आ गया है, यहाँ देखिए, यहाँ आपको क्या दिख रहा है, इथेनॉल। इथेनॉल का रिएक्शन किस मेटल के साथ हुआ, सोडियम मेटल के साथ। तो देखिए क्या बन रहा है,
यहां एक कंपाउंड बन रहा है प्रोडक्ट में जिसका नाम है सोडियम इथॉक्साइड, और कौन सी गैस निकल रही है? हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो इसका मतलब इथेनॉल सोडियम के साथ रिएक्शन करके कौन सी गैस इवॉल्व करता है? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। और साथ ही साथ एक और प्रोडक्ट बनता है जिसे हम कहते हैं सोडियम इथॉक्साइड। वही लिखा है कि अल्कोहल, अल्कोहल यानी कि इथेनॉल रिएक्ट्स विथ सोडियम लीडिंग टू द इवोल्यूशन ऑफ विच गैस? हाइड्रोजन गैस। एंड और प्रोडक्ट में और क्या बना एक्स्ट्रा में? तो एक और प्रोडक्ट बना जिसे हम सोडियम इथॉक्साइड कहते हैं। सोडियम इथॉक्साइड का फॉर्मूला है CH3CH2ONA, है ना? समझ में आया? तो ये तो हो गई रिएक्शन की पहचान। किसकी? रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद सोडियम। तो सोडियम के साथ रिएक्शन करने पर कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। आगे चला जाए, चलिए। तो ये हमने इथेनॉल का पहला रिएक्शन देख लिया। अब आगे चलते हैं। अब आते हैं इथेनॉल का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन। तो दूसरा रिएक्शन क्या लिखा है? रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि इथेनॉल रिएक्शन करके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी देता है प्रोडक्ट में। कैसे? देखिए यहां आपको क्या दिख रहा है? यह है इथेनॉल CH3CH2OH, यह इथेनॉल है। और इस इथेनॉल को अगर हाई टेम्परेचर के सल्फ्यूरिक एसिड के संपर्क में कांटेक्ट में लाया जाए, यानी कि इथेनॉल का रिएक्शन 170 डिग्री सेल्सियस, तो ये हाई टेम्परेचर है ना, बहुत हाई टेम्परेचर पे है। तो अगर मैं H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड को गर्म करूं और इस गर्म सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन किसके साथ कराऊं? इथेनॉल के साथ। तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें से इथेनॉल में से पानी अलग हो जाता है ना, और क्या बन जाता है? इथीन बन जाता है। और ये तो हमने पहले ही पढ़ा है कि जो भी अल्कीन होते हैं वो क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो देखिए, तो इथेनॉल में से सल्फ्यूरिक एसिड क्या कर रहा है? सल्फ्यूरिक एसिड, गर्म सल्फ्यूरिक एसिड इथेनॉल में से वाटर को अलग कर रहा है ना, और इसके वजह से प्रोडक्ट में क्या बन रहा है? वाटर और साथ ही साथ इथीन, जो कि एक तरीके का अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो वही लिखा है कि हीटिंग इथेनॉल एट 443 केल्विन, इसको आप सेल्सियस में कन्वर्ट करोगे तो लगभग 170 डिग्री सेल्सियस आएगा, है ना? समझ में आया? लगभग क्या एग्जैक्ट आएगा? 273 इसमें जोड़ दो, 273 इसमें माइनस कर दो, जोड़ो नहीं, केल्विन में 273 माइनस करोगे तब आपका सेल्सियस में आएगा। तो केल्विन में कितना? 443, और 273 माइनस कर दो तो सेल्सियस में कितना? 170 डिग्री सेल्सियस, है ना? तो जब इस टेम्परेचर पे आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वाटर अलग हो जाता है और प्रोडक्ट में क्या मिलता है? इथीन, जो कि एक तरीके का क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो ये इथेनॉल का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। तो दो रिएक्शन आपको ध्यान से पढ़ना है, एग्जाम में इन्हीं से क्वेश्चन आएगा। पहला रिएक्शन सोडियम के साथ, तो क्या बना? हाइड्रोजन गैस बना, है ना, और सोडियम इथॉक्साइड बना। और दूसरा रिएक्शन इथेनॉल का, ताकि वो क्या दे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और ये तब होगा जब इथेनॉल का रिएक्शन किसके साथ कराया जाए? हाई टेम्परेचर पे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया जाए, है ना? अब यहाँ एक बहुत अच्छा क्वेश्चन और बन सकता है। क्या? अब आपको क्या दिख रहा है? यहां पानी अलग हुआ, किसमें से? पानी अलग किसमें से हुआ? इथेनॉल में से अलग हुआ, है ना? तो अगर इथेनॉल में से पानी अलग हो रहा है तो इसका मतलब डिहाइड्रेशन। कौन है वो जो पानी, इथेनॉल में से पानी को अलग कर रहा है, वाटर को अलग कर रहा है? वो है H2SO4। तो फिर ऐसे प्रोडक्ट को, रिएजेंट को, ऐसे सब्सटेंस को क्या कहेंगे? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो यही लिखा है, द कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कैन बी रिगार्डेड एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। वाई? क्यों? क्योंकि इट रिमूव्स वाटर फ्रॉम इथेनॉल, विच रिमूव्स वाटर फ्रॉम इथेनॉल। तो इस रिएक्शन में अगर आपसे कोई पूछे कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन है जो वाटर को रिमूव कर रहा है इथेनॉल में से, तो वो है H2SO4। समझ में आया? चलिए, और वो वाटर अलग होने के बाद प्रोडक्ट में आपको नजर आ रहा है, ठीक है? चलिए आगे चला जाए। चलो बच्चों, तो ये हमने इथेनॉल के बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ ली, है ना? अब आते हैं दूसरे कार्बन कंपाउंड के बारे में चर्चा करते हैं, जिसका नाम है इथेनोइक एसिड। अब इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बता दिया है ना? अब जरा यहां आप उसका स्ट्रक्चर देखिए। क्या फॉर्मूला पढ़ाया था?
फॉर्मूला यही पढ़ाया था ना, CH3COOH। तो आप देखो यहां क्या नजर आ रहा है, CH3 और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, COOH। अब फंक्शनल ग्रुप COOH हो तो इसका मतलब ये क्या शो कर रहा है, ये इस बात को शो कर रहा है कि इथेनोइक एसिड इज ए टाइप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि इथेनोइक एसिड कार्बन का कंपाउंड है जिसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा मौजूद है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद है। तो इसीलिए इथेनोइक एसिड को हम कह सकते हैं कि इट इज ए टाइप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। और इथेनोइक एसिड को आमतौर पे एक और नाम दिया गया है, वो है एसिटिक एसिड। तो जैसे इथेनॉल को अल्कोहल कहते हैं, मतलब एक नाम और है ना, उसी तरह इथेनोइक एसिड का भी एक कॉमन नेम है, और कॉमन नेम क्या है, एसिटिक एसिड। तो कंफ्यूज मत होना, एसिटिक एसिड और इथेनोइक एसिड में दोनों सेम है ना। और इथेनोइक एसिड या कह लो एसिटिक एसिड इज ए टाइप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि यहाँ जो फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। ठीक है, चलिए आगे और देखते हैं। अब एसिटिक एसिड किस में मौजूद होता है, सिरका में, विनेगर में। देखो तो एसिटिक एसिड यानी इथेनोइक एसिड के 5 to 8% सोल्यूशन को ही हम विनेगर यानी सिरका कहते हैं, है ना। जैसे यहां आप देख पा रहे हो, अक्सर गांव में सिरका बनाया जाता है कि नहीं, है ना। मतलब गांव में, वैसे तो फैक्ट्री में तो बनता ही है, लेकिन गांव के लोग सिरका अपने हाथों से ही बना लेते हैं, उनको टेंशन नहीं रहता, क्योंकि वो गन्ने की खेती करते हैं और गन्ने के रस से वो क्या करते हैं, सिरका बना लेते हैं, है ना। तो सिरका यानी विनेगर वो होता क्या है, सिरका यानी विनेगर होता है क्या, 5 to 8% सोल्यूशन किसका, इथेनोइक एसिड का, यानी कह लो एसिटिक एसिड का। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आपसे पूछ सकता है कि सिरके में कौन सा एसिड होता है, तो आप कह लो कि एसिटिक एसिड होता है या कह लो इथेनोइक एसिड होता है, बात एक ही है ना। और ये भी ध्यान रखना है कि कितने परसेंट सोल्यूशन को हम सिरका कहेंगे, एसिटिक एसिड के 5 to 8% सोल्यूशन को हम विनेगर कहेंगे। और ये प्रिजर्वेटिव की तरह यूज होता है। आज प्रिजर्वेटिव मतलब जो खाना खराब होने से रोके। तो अचार आपने देखा होगा, सालों तक हम खाते हैं, खराब नहीं होता। क्यों, क्योंकि उसमें हम सिरका भी डालते हैं, और सिरका प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है, वो अचार को खराब नहीं होने देता, है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई। आगे चला जाए, चलिए आगे चलते हैं बच्चों, है ना। अब एसिटिक एसिड तो आपको समझ में आ गया। यहां आप पिक्चर जो देख रहे हैं ये जमा हुआ एसिटिक एसिड है, जिसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं, है ना। अब ये ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या होता है, जरा देखो, ऐसा लग रहा है ना कि एसिटिक एसिड बर्फ की तरह जम गया। तो क्यों जम गया, अब जरा एसिटिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट जरा देख लेते हैं। तो एसिटिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 290 केल्विन। अब मैं 290 केल्विन को सेल्सियस में चेंज करूं तो मैं क्या करूंगा, 273 माइनस करूंगा, है ना। तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 17 डिग्री सेल्सियस, यानी कि द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इथेनोइक एसिड इज 17 डिग्री सेल्सियस, और या तो केल्विन में कहो तो 290 केल्विन। तो ठंड के मौसम में अक्सर हमारे मतलब हमारा जो घर है या हमारा आसपास जो माहौल है, वातावरण है, उसका टेम्परेचर सर्दियों में क्या होता है, 17 से भी कम चला जाता है ना, 8, 9, 10, 5, और कभी कभी तो 0 डिग्री भी पहुंच जाता है कि नहीं। तो इसका मतलब ठंड के मौसम में इथेनोइक एसिड क्या होगा, फ्रीज हो जाएगा, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट है क्या, 17 डिग्री सेल्सियस, 17 डिग्री सेल्सियस। यानी इस टेम्परेचर पे ये सॉलिड से किस में चेंज होता है, लिक्विड पे। तो अगर हम टेम्परेचर इथेनोइक एसिड का 17 डिग्री सेल्सियस से कम कर दें तो ये तो सॉलिड यानी जम जाएगा। तो जमे हुए इथेनोइक एसिड को ही क्या कहा जाता है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहा जाता है। ठीक है, तो ठंडी के मौसम में, कोल्ड क्लाइमेट में इथेनोइक एसिड लिक्विड नहीं, फ्रीज हो जाता है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट काफी कम होता है। और ऐसे फ्रीज हुए इथेनोइक एसिड को ही ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहा जाता है। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो बच्चों आगे चलते हैं और देखते हैं। अब मैंने क्या बोला, इथेनोइक एसिड एक टाइप का कार्बोक्सिलिक एसिड है। और HCl की बात करें, HCl भी सर एसिड है। कौन सा एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लेकिन HCl मिनरल एसिड का एग्जाम्पल है। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एग्जाम्पल ऑफ मिनरल एसिड।
वेयर एज इथेनोइक एसिड इज एन एग्जाम्पल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की पहचान क्या है, कौन सा ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप जिसका ये मार्क है, मतलब ये पहचान है कार्बोक्सिलिक एसिड की, है ना। तो इथेनोइक एसिड में ये मौजूद है, तो इथेनोइक एसिड इज अ टाइप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन HCl में क्या ये ग्रुप मौजूद है, फंक्शनल ग्रुप? नहीं। लेकिन HCl तो फिर भी एसिड है, तो फिर ऐसे एसिड को क्या कहा जाएगा, मिनरल एसिड कहा जाएगा। तो HCl इज ए मिनरल एसिड, मतलब इस मिनरल एसिड का एग्जांपल है, वेयर एज इथेनोइक एसिड इज एन एग्जांपल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। दोनों में अंतर है, ये ध्यान रखना, ये परीक्षा में बन सकता है क्वेश्चन, है ना। अगर आपको ऐसे पूछा जाए कि इथेनोइक एसिड इज एन एग्जांपल ऑफ मिनरल एसिड, बात गलत है। इथेनोइक एसिड इज एन एग्जांपल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, स्टेटमेंट करेक्ट है ना। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीजों पे क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे चला जाए। अब जैसे हमने इथेनॉल पढ़ा था, तो इथेनॉल के कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखे थे। उसी तरह जब हम इथेनोइक एसिड पढ़ रहे हैं, तो इथेनोइक एसिड के इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखना पड़ेगा कि नहीं। तो चलिए पहला रिएक्शन देखते हैं, जिसका नाम है एस्टरिफिकेशन, है ना। तो इथेनोइक एसिड एक रिएक्शन रिप्रेजेंट करता है, शो करता है, जिसका नाम है एस्टरिफिकेशन। तो ये ईस्टर क्या होता है, तो ईस्टर एक फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप, COOR, R यानी कार्बन की चेन। तो ये ग्रुप जहां भी मौजूद हो, वो फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है, वो ईस्टर होता है ना। अब जरा आप यहां देखिए, इथेनॉल के साथ इथेनोइक एसिड रिएक्शन करके हमने पहले क्या पढ़ा, पहले इथेनॉल पढ़ा था, और अब कौन सा कार्बन कंपाउंड पढ़ रहे हैं, इथेनोइक एसिड। तो जो इथेनॉल है और इथेनोइक एसिड है, जब इनका रिएक्शन होता है ना, तो देखो क्या बनता है, इथाइल इथेनोएट बनता है। अब ये जो इथाइल इथेनोएट है, ये एक टाइप का क्या है, ईस्टर है। कैसे पहचाना ईस्टर है, तो ईस्टर की पहचान ये ग्रुप होती है। जरा इसमें देखो, क्या ये ग्रुप मौजूद है, जी हाँ, ये कार्बन, इसके बाद COO और ये R कौन सी चेन, ये कार्बन की चेन। तो COOR चेन है कि नहीं, मतलब ये ग्रुप है कि नहीं। तो ये ग्रुप किसकी पहचान है, ईस्टर की। तो देखो ईस्टर बना, और साथ ही में क्या बना, पानी बना, वाटर, है ना। तो इसका मतलब अगर इथेनोइक एसिड का रिएक्शन हम इथेनॉल से कराएं, तो क्या बनता है, ईस्टर बनता है। उस ईस्टर का नाम यहां लिखा है इथेनाइल इथेनोएट, है ना। तो वही लिखा है, ईस्टर्स आर मोस्ट कॉमनली फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड एन अल्कोहल। यानी ईस्टर का फॉर्मेशन कब होता है, जब एसिड और अल्कोहल का रिएक्शन होता है। तो यहाँ अल्कोहल कौन सा है, इथेनॉल, और एसिड कौन सा है, इथेनोइक एसिड। तो इनका आपस में रिएक्शन हुआ, तो प्रोडक्ट में क्या बना, ईस्टर बना और वाटर बना, है ना। अब इसमें कैटलिस्ट के तौर पे क्या यूज करते हैं, एसिड। तो वही लिखा है, इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटलिस्ट टू गिव एन ईस्टर। यानी ईस्टर मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि इस रिएक्शन में कैटलिस्ट कौन है, तो आंसर इज H2SO4, ठीक है। अब ये जो ईस्टर बनते हैं ना, ईस्टर ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें महक होती है। वही लिखा है, ईस्टर्स आर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस, दीज आर यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम्स एंड एज फ्लेवरिंग एजेंट्स। जी हाँ, हम जो परफ्यूम लगाते हैं ना, परफ्यूम लगाते हैं तो कितनी खुशबूदार उसकी महक होती है। तो वो परफ्यूम में जो केमिकल है, वो केमिकल क्या है, ईस्टर ही तो है। ईस्टर का यूज करके परफ्यूम बनाया जाता है। और ये जो हम केक खाते हैं, पेस्ट्री खाते हैं, तो उसमें अलग अलग फ्लेवर होता है, वेनिला फ्लेवर, मिंट फ्लेवर। तो ये फ्लेवर आ कहाँ से रहा है, फ्लेवरिंग एजेंट्स डाला जाता है ना। और वो फ्लेवरिंग एजेंट्स किसके बने हैं, वो भी ईस्टर के बने हैं। चलिए मैं बताता हूं आपको, है ना। जरा देखिए यहाँ आपको फ्लेवर नजर आ रहे हैं। यहाँ कौन सा फ्लेवर लिखा है, वेनिला, यहाँ मिंट, यहाँ स्पेयरमिंट, ठीक है। और इसी फ्लेवर का यूज करके हम केक बना रहे हैं। तो आपने वेनिला फ्लेवर का केक खाया होगा, आइसक्रीम भी फ्लेवर की आती है। तो कभी आपने सोचा है कि ये केक, आइसक्रीम अलग अलग फ्लेवर की आ रही है, तो इसमें फ्लेवर कहाँ से आ गया, ये वेनिला फ्लेवर कहाँ से आया। वो एक्चुअली वेनिला ईस्टर है। जी हाँ, जो वेनिला फ्लेवरिंग कंपाउंड यूज कर रहे हैं, वो एग्जाम्पल है किसका, ईस्टर का। इसका मतलब ये वेनिला जो है ना, आपको दिख रहा है, ये एक प्रकार का ईस्टर है। इसी को हम खाने में डालते हैं और उसमें फ्लेवर लाते हैं, ठीक है। तो वेनिला फ्लेवर इसका मतलब एक टाइप के ईस्टर का एग्जाम्पल है। अब समझ में आया।
तो ये जो हम केक और आइसक्रीम बहुत, हमको वेनिला आइसक्रीम बहुत पसंद है, हम पैसे खर्च करके वेनिला आइसक्रीम खूब मन से खाते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि इसमें फ्लेवर आया कैसे? इसमें फ्लेवर आया जब हमने इसमें एक ईस्टर, एक टाइप का जो केमिकल है, फ्लेवरिंग कंपाउंड है, वो डाला, तब इसमें क्या आया? इसमें महक आई, फ्लेवर आया। ठीक है, तो ये ईस्टर की पहचान है कि उसमें काफी सुगंध होती है, काफी अच्छी महक होती है ईस्टर्स में। ठीक है, चलिए, तो पहला तो हमने एस्टरिफिकेशन देख लिया। ईस्टर का बनना, एस्टर का बनना ही एस्टरिफिकेशन कहलाता है ना। तो पहला रिएक्शन हमने इथेनोइक एसिड का तो पढ़ लिया। अब आते हैं दूसरे रिएक्शन पे, है ना। चलिए, अब यहां हमको दूसरे रिएक्शन से पढ़ने से पहले हम एक चीज और देख लेते हैं। क्या? अगर हम जो ईस्टर बना, उस ईस्टर को अगर हम किसी अल्काली, यहां आप जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको दिख रहा है ना, ये किसका एग्जाम्पल हो गया? ये अल्काली हो गया एक तरीके का। अल्काली यानी बेसिक नेचर होता है अल्काली का, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर का है। तो जब ईस्टर का किसी अल्काली के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वापस अल्कोहल और क्या बनता है? वापस अल्कोहल और सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है ना। तो हमने पिछले रिएक्शन में क्या किया? पिछले रिएक्शन में इथेनॉल और इथेनोइक एसिड के रिएक्शन से क्या बनाया? ईस्टर बनाया, और उसमें कैटलिस्ट के तौर पे क्या यूज किया? एसिड। लेकिन जो ईस्टर बना, उस ईस्टर का अगर दोबारा हम किसी सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा दें या किसी भी अल्काली से रिएक्शन करा दें तो हमको वापस क्या मिल जाता है? इथेनॉल मिलता है और सोडियम सॉल्ट मिलता है। किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, यहाँ H की जगह सोडियम आ गया। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हो, ये सोडियम सॉल्ट है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट है, और ये क्या है? अल्कोहल है ना। और इस रिएक्शन को ही कहते हैं हम सैपोनिफिकेशन। सैपोनिफिकेशन मतलब साबुनीकरण, साबुन का बनना। क्योंकि जो सोप होते हैं वो क्या होते हैं? सोप सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, लॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड की जो चेन होती है उसमें H+ की जगह अगर सोडियम या पोटेशियम आ जाए तो यही कंपाउंड होते हैं क्या? सोप। और ये कब बने? इस रिएक्शन में बने। तो सोप का बनना, भाई आपको क्या नजर आ रहा है? ये सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड की लंबी चेन जिसमें सोडियम या पोटेशियम जुड़ा हो वो साबुन यानी सोप ही तो होता है। और ये सोप कब बना? ये सोप तब बना जब ईस्टर का रिएक्शन किसी अल्काली से कराते हैं तो इथेनॉल भी बनता है और सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनता है, जिन्हें हम सोप कहते हैं। तो क्योंकि इस रिएक्शन में सोप बन रहा है, इसीलिए इस रिएक्शन का एक नाम और है, वो है सैपोनिफिकेशन। तो एस्टरिफिकेशन यानी ईस्टर का बनना, और ईस्टर में जब एल्काली का रिएक्शन कराते हैं तो वापस से इथेनॉल मिलता है और सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, जिसे हम सोप कहते हैं, है ना। तो साबुन बन रहा है, सोप बन रहा है, इसीलिए इस रिएक्शन को सैपोनिफिकेशन कहते हैं। और इसी रिएक्शन का इस्तेमाल करके सोप बनाया जाता है, साबुन बनाया जाता है। ठीक है, और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि व्हाट आर सोप? सोडियम एंड और है, एंड नहीं है, ध्यान रखना, या तो सोडियम नहीं तो पोटेशियम सॉल्ट। किसके सॉल्ट? ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। या आपको लॉन्ग चेन दिख रही है कार्बोक्सिलिक एसिड की, और अंत में क्या होना चाहिए? COOH की जगह सोडियम या पोटेशियम जुड़ जाएगा तो वो सॉल्ट बन जाएगा। इसीलिए सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को ही सोप कहा जाता है, और ये इस रिएक्शन में बना, इसीलिए इस रिएक्शन को सैपोनिफिकेशन हमने कहा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो एस्टरिफिकेशन और सैपोनिफिकेशन क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं दूसरे रिएक्शन में। दूसरा रिएक्शन इथेनोइक एसिड का क्या दिख रहा है? रिएक्शन विद बेस। किसके साथ रिएक्शन? बेस के साथ रिएक्शन। तो इथेनोइक एसिड खुद एसिड है, और एसिड का जब भी रिएक्शन बेस के साथ होगा तो रिजल्ट हमको पता होना चाहिए। क्या बनता है? क्या बनता है? सॉल्ट प्लस वाटर। तो देखो, इथेनोइक एसिड का जब रिएक्शन किसी बेस के साथ हुआ तो क्या बना? सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट? सोडियम एसिटेट या कह लो सोडियम इथेनोएट, दोनों एक ही है, क्योंकि एसिटिक एसिड और इथेनोइक एसिड एक ही चीज है। तो जो उससे सॉल्ट बनेगा तो उसको हम, अगर सोडियम जुड़ा है तो सोडियम एसिटेट भी कह सकते हैं या तो सोडियम इथेनोइड भी कह सकते हैं। तो सॉल्ट बना
और साथ ही साथ क्या बना, वाटर बना। तो ये तो हमेशा ट्रू होता है कि जब भी एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो सॉल्ट और वाटर बनता है, ये हम जानते हैं। और इसी रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, है ना। यानी कि जो इथेनोइक एसिड है वो बेस के साथ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो करता है और सोडियम एसीटेट और वाटर को फॉर्म करता है प्रोडक्ट में। ठीक है, तो 2 रिएक्शन हमने पढ़ लिए। अब आते हैं थर्ड रिएक्शन, रिएक्शन विथ कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो आइए चलिए देखते हैं कि इथेनोइक एसिड का रिएक्शन जब किसी कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट से होता है तो प्रोडक्ट में क्या फॉर्म होता है। ये भी एक स्पेशल बात है ना। अब जरा यहां आप देखो, ये है क्या, इथेनोइक एसिड। इसका रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट से हो रहा है, जो कि एक प्रकार का, एक टाइप का क्या है, कार्बोनेट है। और यहां दूसरे रिएक्शन में देखो, इथेनोइक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट से सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट से रिलेशन हो रहा है ना, रिएक्शन हो रहा है। तो हाइड्रोजन कार्बोनेट से यहां आपको रिएक्शन दिख रहा है। तो देखो प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, प्रोडक्ट में सॉल्ट बन रहा है। कौन सा सॉल्ट, सोडियम एसीटेट या सोडियम इथेनोएट कह लो, है ना। साथ ही साथ वाटर बन रहा है और गैस कौन सी रिलीज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इथेनोइक एसिड का कि इथेनोइक एसिड किसी भी कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट, वाटर और कौन सी गैस प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है। ये क्वेश्चन परीक्षा में या एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, समझ में आया। तो ये हो गया आपका इथेनोइक एसिड का थर्ड स्पेशल रिएक्शन। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे सोप और डिटर्जेंट के बारे में। अभी मैंने आपको सोप का बताया कि सोप क्या होते हैं, साबुन क्या होते हैं। तो मैंने क्या पढ़ाया, मैंने ये बताया कि सोप सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट होते हैं लॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड के चेन के, है ना। यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड की एक लंबी चेन, उसमें अगर H को हटाकर मैं सोडियम प्लस या K प्लस जोड़ दूं तो वो सॉल्ट बन जाएगा। और ऐसे ही सॉल्ट को हम सोप कहते हैं, है ना। समझ में आ रहा है। चलिए, अब सोप का यूज किस लिए करते हैं, डिटर्जेंट का यूज किस लिए करते हैं। कपड़ों में जो गंदगी है, अब जो अधिकतर जो गंदगी डर्ट होता है वो ऑयली नेचर का होता है, और ऑयली नेचर की जो गंदगी है उसको हटाने के लिए ही हम सोप और डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो अगर हम सोप की बात करें तो सोप का तो आपको पता है, सोप का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है ना। ये लॉन्ग चेन होती है और यहां एंड में या तो सोडियम प्लस जुड़ा रहता है, नहीं तो पोटेशियम प्लस जुड़ा होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट होते हैं किसके, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड के। कौन, सोप, है ना। अब इसमें ये जो एंड है, ये जो इसका हिस्सा है सोप का, ये ऑयल की तरफ एफिनिटी रखता है, लगाव रखता है ना। किसके तरफ, ऑयल की तरफ एफिनिटी रखता है। और ये जो इसका आयनिक एंड है, ये 2 एंड है ना, 2 सिरे, एक तो ये लंबी चेन है, ये ऑयल की तरफ अट्रैक्ट होता है, और ये जो आयनिक एंड है ये वाटर की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो वही लिखा है कि द आयनिक एंड ऑफ सोप इंटरेक्ट विथ वाटर while the long carbon chain interact with oil, है ना। ये हो गई सोप की पहचान यानी खासियत, है ना। अब चलो देखो इसको, तो यहां आपको क्या नजर आ रहा है, ये जो येलो रंग से दिखाया गया है ये कपड़े में गंदगी को दिखाया गया है। ये देखिए कपड़े में गंदगी, ठीक है। अब जब हमने कपड़े में साबुन लगाया तो साबुन का स्ट्रक्चर आपको पता है ना, एक लॉन्ग चेन होती है, कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड की लॉन्ग चेन होती है, और इसके एंड पे क्या होते हैं, सोडियम या तो पोटेशियम। तो ऐसे ही सॉल्ट को हम क्या कहते हैं, सोप कहते हैं। तो सोप का ये जो लॉन्ग चेन है वो किससे एफिनिटी दिखाता है, ऑयल से। तो ये सारे जाकर ऑयल की तरफ क्या हो गए, जुड़ गए। और जो आयनिक एंड है, ये देखो ये आयनिक एंड है ना, ये आयनिक एंड है, ये आयनिक एंड है, ये सब आयनिक एंड है। ये किधर अट्रैक्ट होते हैं, ये किधर एफिनिटी दिखाते हैं, वाटर की तरफ। तो इसीलिए ये सारे चेन किससे जाके जुड़े हैं, ऑयल से। और ये जो फ्री एंड है, जो आयनिक एंड है, वो वाटर की तरफ है, ठीक है। अब होता क्या है, ये सारे जो चेन है ये जाकर ऑयल से जुड़ते हैं और धीरे धीरे कपड़े में से ऑयल को हटा देते हैं। और हटने के बाद ये देखो होता क्या है, देखो मान लो एक चेन यहां से हटी, है ना, तो
एक चेन हटी है ना, ये मान लो सोडियम प्लस एंड है, आयनिक एंड है, और ये लॉन्ग चेन है, और लॉन्ग चेन के अलावा अब इसमें पीछे क्या जुड़ा है, वो ऑयली डर्ट, गंदगी। तो इस चेन ने क्या किया, ऑयल को यहां से हटाया, ठीक है। इसी तरह बाकी भी सब क्या करेंगे, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कपड़े में से ऑयल को हटा देंगे, और सारा ऑयल ये कहां आ जाएगा, पानी में, और कपड़ा हमारा अब ऑयल से फ्री हो गया, मतलब कपड़ा अब साफ हो गया है। तो हम वो गंदा पानी जिसमें ऑयल है उसको फेंक देंगे और कपड़े को धूप में फैला देंगे, हमारा कपड़ा साफ हो गया और सूख भी गया। इस तरीके से काम करते हैं कौन, सोप। अब ये जो स्ट्रक्चर बना ना, जिसमें सोप का हर एक मॉलिक्यूल जाकर ऑयल की गंदगी से जुड़ गया, जो इसकी चेन है, ये देखो ये चेन है ना, ये जाकर जुड़ गया, तो ये जो स्ट्रक्चर बना, इसी स्ट्रक्चर को कहते हैं मिसल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछता है कि मिसल्स क्या है। तो जो भी सोप का जो स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है, जिसमें दो एंड होते हैं, है ना। तो इसमें ये जो आपको गोल गोल दिख रहा है ना, ये आयनिक एंड होते हैं। यहां तो सोडियम होगा, नहीं तो पोटेशियम होगा, और ये जो पीछे आपको जिगजैग दिख रहा है, ये चेन होती है, कार्बन की चेन होती है। तो ये कार्बन की चेन को हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है, और ये जो एंड है आयनिक एंड, ये हाइड्रोफिलिक नेचर की होती है। तो ये वाटर से एफिनिटी दिखाती है और ये ऑयल से एफिनिटी दिखाती है। तो ऐसे सभी सोप के मॉलिक्यूल के ये जो चेन है, वो जाकर ऑयल से क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, और जुड़ने के बाद ऑयल को क्या करते हैं, अलग कर देते हैं कपड़े में से, और कपड़ा हो जाता है साफ। तो जब ये सारे सोप के मॉलिक्यूल ऑयल से जुड़ते हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर बना, इसी स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, मिसल्स कहते हैं, है ना। तो वही लिखा है, द सोप मॉलिक्यूल forms structure called micelles, where one end of the molecule is towards the oil droplet, while the ionic end faces outside। ये देखो, ये आयनिक एंड है, ये आउटसाइड, बाहर की तरफ है। बाहर की तरफ मतलब किसके तरफ, पानी की तरफ, और ये जो चेन वाली एंड है, ये ऑयल की तरफ है, ठीक है। और ये जो एमल्शन बना, फिर इसमें क्या होता है, इसमें ये जो मिसल्स है, वो ऑयल को वाटर में से क्या करते हैं, पुलिंग आउट द डर्ट इन वाटर, मतलब कपड़े में जो ऑयल है उसको पानी में निकाल लेते हैं, और इस तरीके से कपड़ा अपना क्लीन हो जाता है। समझ में आया। तो सोप किस तरीके से काम करता है, ये अब आपको क्लियर हो गया, ठीक है। लेकिन सोप के साथ यूज करने में एक प्रॉब्लम है। अगर पानी हार्ड है, पानी हार्ड मतलब, तो पानी में अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स की अमाउंट ज्यादा है, तो ऐसे पानी को हम हार्ड कहेंगे। ऐसा मतलब बिल्कुल मत सोचना कि पानी हार्ड मतलब पानी पत्थर से बना है, जी नहीं। पानी में अगर कैल्शियम, वाटर में अगर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के सॉल्ट्स का अमाउंट ज़्यादा है, मैक्सिमम है, ठीक है, तो ऐसे सॉल्ट्स को हम, मतलब ऐसे पानी को हार्ड वाटर कहेंगे। अब हार्ड वाटर का जब सोप के साथ रिएक्शन होता है, तो एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है, जिसे हम स्कम कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो, ये देखो ऊपर तैरता हुआ आपको एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस दिख रहा है, यही है स्कम। और ये कब बनता है, जब साबुन का रिएक्शन होता है हार्ड वाटर के कैल्शियम या मैग्नीशियम सॉल्ट से। तो इस केस में अगर आपको हाथ धोना है तो आपको ज्यादा साबुन लगेगा, तो फिर इसका मतलब हार्ड वाटर में सोप इफेक्टिव नहीं है। तो हम फिर क्या यूज करते हैं, उसका दूसरा उपाय है हमारे पास, डिटर्जेंट। जी हाँ, तो अब आपको समझ में आ गया ये स्कम क्यों फॉर्म हुआ, क्योंकि दिस इज कॉज्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सोप विथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट विच कॉजेज द हार्डनेस ऑफ वाटर। तो वाटर को हार्ड कौन बना रहा है, वाटर में मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट। और जब ऐसे हार्ड वाटर में जब हम सोप यूज करते हैं, तो एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म होता है, जिसे स्कम कहा जाता है, और इसके वजह से आप ज्यादा सोप इस्तेमाल करते हो और सफाई कम होती है। तो इसका उपाय मैंने क्या बताया, डिटर्जेंट। क्या, डिटर्जेंट, ठीक है। चलिए, तो हेंस यू नीड ए लार्जर अमाउंट ऑफ सोप। तो हम क्यों यूज करें सोप, है ना। तो हम इसका उपाय है कि हम सोप ना यूज करके डिटर्जेंट यूज करें। तो डिटर्जेंट यूज करने से फायदा क्या, डिटर्जेंट किसके बने होते हैं, सोप होते हैं सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन डिटर्जेंट क्या होते हैं, ये सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड या एमोनियम सॉल्ट विद क्लोराइड या ब्रोमाइड होते हैं, है ना।
और ये सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड या अमोनियम सॉल्ट विद क्लोराइड और ब्रोमाइड, जिसे हम डिटर्जेंट कह रहे हैं, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट जो कि पानी को हॉट बनाता है उसके साथ रिएक्शन नहीं करते और इनसॉल्युबल सब्सटेंस यानी स्कम फॉर्म नहीं करते, है ना। और इसीलिए ये ज्यादा इफेक्टिव है हार्ड वाटर में इन कंपैरिजन टू सोप। तो हार्ड वाटर में सोप की जगह ज्यादा इफेक्टिव कौन है? डिटर्जेंट, ठीक है, क्योंकि डिटर्जेंट इनसॉल्युबल सब्सटेंस नहीं फॉर्म करते हार्ड वाटर के साथ, ठीक है। अब यहां क्या लिखा है? द चार्ज एंड ऑफ दिस कंपाउंड्स डू नॉट। अब चार्ज एंड कौन सा है? तो अगर आप इस डिटर्जेंट का स्ट्रक्चर देखो तो चार्ज एंड यही है ना, और ऐसा एंड कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट जो होते हैं वाटर में उसके आयंस के साथ प्रेसिपिटेट, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट नहीं फॉर्म करता, और इसीलिए ये ज्यादा इफेक्टिव है हार्ड वाटर में। कौन? डिटर्जेंट इन कंपैरिजन टू सोप, है ना। समझ में आया? चलिए, तो अब आपको सोप और डिटर्जेंट के बारे में अच्छे से समझ में आ गया। सोप क्या होते हैं? सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट होते हैं लॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड के। वेयर इज डिटर्जेंट क्या होते हैं? डिटर्जेंट आर सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड, नॉट कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। या तो अमोनियम सॉल्ट विद क्लोराइड या ब्रोमाइड, यानी कि क्लोराइड और ब्रोमाइड के अमोनियम सॉल्ट होते हैं, नहीं तो सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड होते हैं, ठीक है। समझ में आया? तो काफी सोप और डिटर्जेंट का जो स्ट्रक्चर है काफी अलग है, ठीक है। समझ में आया? चलिए, तो जब हमने इतना पढ़ लिया तो कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। पढ़ा किस लिए है? ताकि हम क्वेश्चन सॉल्व कर सके। तो चलिए, आपके सामने ये क्वेश्चन आया है, जरा इसको सॉल्व करते हैं। When ethanoic acid is heated with sodium hydrogen carbonate, the gas evolved is option हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। 4 ऑप्शन दिया है, क्या होगा इसका आंसर? तो हमने इथेनोइक एसिड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन पढ़े थे, उसमें से एक रिएक्शन आपको याद होगा, पढ़ा था हमने कि इथेनोइक एसिड जब किसी कार्बोनेट या किसी हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? सॉल्ट बनता है। देखिए, सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है, और कौन सी गैस बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका मतलब फिर आंसर क्या होगा? आंसर होगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि बी, है ना। सिंपल पढ़ा हुआ क्वेश्चन आया। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां आपको क्या लिखा है? इथेनॉल दिया है। इथेनॉल को जब हम कंसंट्रेटेड, गरम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इथीन बनता है, ठीक है। यहां इथीन होगा C2H4 और पानी बनता है, यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन रहा है। तो इसका मतलब से इथेनॉल में से पानी अलग हो गया। किसने अलग किया? और जो पानी अलग करेगा इथेनॉल में से वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहलाएगा। तो कौन है डिहाइड्रेटिंग एजेंट? इथेनॉल की H2SO4। अरे इथेनॉल में से पानी अलग हो रहा है, उसको अलग कौन कर रहा है? H2SO4। तो यहां डिहाइड्रेटिंग एजेंट इस रिएक्शन में कौन है? आंसर है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। और सल्फ्यूरिक एसिड इथेनॉल को किस में बदल दे रहा है? इथीन में, जो कि एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ये हमने पढ़ा था कि नहीं? इथेनॉल के रिएक्शन में देखा था? जी हाँ, जरूर देखा था, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। थैंक यू।